आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी खबरों पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों की सूची जारी करेगी सरकार। सदन में हुई गर्मागर्म बहस। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मैया सम्मान योजना को लेकर फिर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक नीरा यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी और इसमें आवश्यक सुधार करने का काम करेगी। दरअसल नीरा यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए सदन में सवाल किए थे। विधायक नीरा यादव ने सवाल किया कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले 3 महीने की राशि पाने वाली लाभुक महिलाओं को बगैर कोई कारण बताए सरकार ने अयोग्य ठहरा दिया, जिसके कारण महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा, योजना के लाभ के लिए महिलाएं प्रखंड कार्यालय से लेकर विभिन्न कार्यालय में चक्कर लगाती फिर रही हैं। ऐसे में सरकार को शिविर लगाकर कारणों को बताते हुए अयोग्य की सूची जारी करना चाहिए। भोजन अवकाश से पहले सदन में ऊर्जा विभाग में कार्यरत मानव दिवस कर्मियों को ईपीएफ, ईएसआईसी और उन्हें स्थायी करने का मुद्दा उठा। सरकार की ओर से मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि सभी मानव दिवस कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआईसी और अन्य मुआवजे की सुविधा दी जा रही है। मानव दिवस कर्मी होने की वजह से उन्हें अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जाता है। सदन की कार्यवाही के दौरान जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू ने शून्यकाल में सवाल पूछने के लिए महिलाओं को अलग से समय आरक्षित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन में मात्र 12 महिलाएं हैं। ऐसे में शून्यकाल में सवाल रखने के लिए महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि रात 12 बजे से रात 1 बजे तक सूचना देने का समय है। ऐसे में महिला विधायकों को काफी परेशानी होती है। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक जयराम महतो किसानों के भुगतान को लेकर सवाल किए। इस दौरान विभागीय मंत्री इरफान अंसारी द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सदन में जवाब देते दिखे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में चावल मिल बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे किसानों के धान का उठाव होने में तेजी आएगी। दरअसल जयराम महतो ने किसानों के धान का उठाव नहीं होने की वजह से उनके भुगतान में हो रही देरी पर सरकार से इस पर ब्याज सहित भुगतान किसानों को देने की मांग की थी। भोजन अवकाश से पहले सदन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार का अनुदान मांग रखा गया। इस बजट पर कटौती प्रस्ताव बीजेपी विधायक मनोज कुमार यादव ने रखा। मंत्री इरफान अंसारी की केंद्र को चेतावनी, आंखें ना दिखाएं नहीं तो दिल्ली का बोरिया बिस्तर कर देंगे बंद। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठे उनके नेता हमें आंखें न दिखाएं, वरना हम दिल्ली का बोरिया बिस्तर बंद कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी भी दिल्ली और भाजपा पर पैनी नजर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा द्वारा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड में भ्रष्टाचार और घुसपैठ का सवाल उठाए जाने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल और उपलब्धियों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे भाजपा नेता हमें दोष न दें। उन्होंने कहा कि भाजपा एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में चल रही सरकार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए दिल्ली में बैठे उसके नेता बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि दिल्ली हमारे कोयले और लोहे से चलती है। जिस दिन हमने आंखें दिखाई, दिल्ली बंद हो जाएगी। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर भाजपा दिल्ली से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड पर आरोप लगाएगी तो हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम दिल्ली का बोरिया बिस्तर समेट देंगे और बिजली गुल कर देंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि खनिज संपदा को बंद करके हम यह मैसेज देंगे कि हमें आंखें दिखाना बंद करो। सवाल पूछने का मौका नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक नाराज, कहा मुंह में टेप लगाकर आएंगे सदन। सदन में ध्यानाकर्षण और शून्यकाल में सवाल उठाने का मौका नहीं मिलने से आहत बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मीडिया से कहा वह मुंह पर टेप लगाकर सदन में आएंगे। षष्ठम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार की कार्यवाही के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सदन की व्यवस्था से नाराज
पांकी से बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा, वह सदन की व्यवस्था से परेशान हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बीजेपी विधायक ने सदन में पेपर फाड़ने को लेकर कहा कि जब सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो उन कागजों को क्या मेन फ्रेमिंग कराकर घर में रखूं। पांकी विधानसभा से बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा कि मैं भी विधायक हूं, जनता के वोटों से चुनकर आया हूं। शून्यकाल में उनका प्रश्न आए, इसलिए हर रात 9 बजे से रात के 12 से 1 बजे तक विधानसभा आकर अपना प्रश्न डालता हूं। बीजेपी विधायक ने कहा कि एक बार भी उन्हें ध्यानाकर्षण के जरिए अपने क्षेत्र की जनता का सवाल उठाने का मौका नहीं मिला है। इस बार एक मौका मिला तो आधा 1 मिनट में ही उन्हें रोक दिया गया। अब ऐसे में हम क्या करें? इरफान अंसारी का बीजेपी पर विवादित बयान, कहा सांप मर चुका है लेकिन अभी तक डंक मारना नहीं छोड़ा। बजट सत्र के दौरान सदन में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता के द्वारा पेपर फाड़े जाने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इरफान अंसारी ने बीजेपी और उनके विधायकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सदन को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शर्मसार किया वह निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा का सांप मर चुका है लेकिन अभी तक डंक मारना नहीं छोड़ा है तो इसके मुंह को भी कुचलना होगा। उन्होंने कहा कि जनता ने सांप तो मार दिया मगर अभी मुंह बचा हुआ है। इसके कारण ये लोग अनाप शनाप जो बोल रहे हैं उससे न केवल झारखंड शर्मसार हो रहा है बल्कि देश के स्तर पर झारखंड को शर्मसार कर दिया है। स्पीकर की सराहना करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को एक शालीन स्पीकर पहली बार मिला है, वह सबकी सुनते हैं। वह बीजेपी के विधायकों को ज्यादा मौका दे रहे हैं उसके बाद भी और उनके सामने पेपर फाड़ देना इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता है। एक बाहरी आदमी आकर इस तरह से सदन में हरकतें करे यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। संयोग से मैं सदन में नहीं था, नहीं तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता। यह लोकतंत्र का मंदिर है। ऐसे में तमाम विधायकों से मैं अपील करूंगा कि अपना आचरण सुधारिए। इस मंदिर की खूबसूरती जितना हम बढ़ाएंगे इसकी खुशबू और अधिक बढ़ेगी। सदन को नीचा दिखाना ठीक बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के स्वास्थ्य विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रखेंगे। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी मिले। इसके लिए राज्य की जनता स्वास्थ्य विभाग के बजट पर नजर बनाए हुए है। हम जिस दिन बजट सदन में रखेंगे उसके बाद से ही उस पर काम शुरू होगा और आज की जनता को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हों यह कोशिश की जाएगी। इलाज के अभाव में लोग मारे जाते हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य है। इसको लेकर सरकार चिंतित है और लोगों को यह चिंता होती है कि कल बीमार हो जाएंगे तो कहां से इलाज होगा। सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य की जनता के लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट रखने जा रही है। सरहुल राम नवमी और ईद को लेकर पुलिस ने शुरू की तैयारी। जानिए क्या है प्लानिंग। मार्च और अप्रैल महीने में 3 ऐसे पर्व आने वाले हैं जिनमें 2 में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, वहीं तीसरे में नमाज अदा करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। तीनों ही पर्वों के दौरान पुलिस को बेहद अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसे में सरहुल, ईद और रामनवमी को लेकर रांची पुलिस ने अपनी सुरक्षा की प्लानिंग शुरू कर दी है। ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर रांची पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने ग्रामीण इलाकों के सभी थानेदारों के साथ बैठक की, जिसमें तीनों महत्वपूर्ण त्योहारों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। अब तक की जानकारी के अनुसार 30 या 31 मार्च को ईद मनाया जा सकता है। वहीं 1 अप्रैल को झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को लेकर पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 6 अप्रैल को रामनवमी है। तीनों ही प्रमुख को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसकी शुरुआत ग्रामीण इलाकों से की गई है। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी थानेदारों को अपने अपने थानों में शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों के वैसे दागी जिन्होंने कभी न कभी
पर्व त्योहार के दौरान माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उन सभी पर नजर रखने के साथ साथ 107 के तहत नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है। रामनवमी और ईद को लेकर जिले के सांप्रदायिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो सांप्रदायिक कांडों में संलिप्त रहे हैं। ऐसे कांडों में शामिल लोगों पर पुलिस ने थाना स्तर पर क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्व में ईद, रामनवमी या सरहुल पूजा के दौरान वैसे लोग जिन्होंने किसी भी तरह का उपद्रव किया हो या अशांति फैलाने की कोशिश की है, वैसे तत्वों के बारे में भी सभी थानों से जानकारी ली जा रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर निरोधात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरहुल और रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान जिन जिन इलाकों से शोभा यात्रा निकलती है, उनमें बिजली की सप्लाई को बंद करवाई जाती है। जब तक जुलूस वापस नहीं लौट जाता है, बिजली की सप्लाई बाधित रखा जाता है। ऐसे में अभी से नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ पुलिस को समन्वय स्थापित करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि जरूरत के समय चीजों को तरीके से संभाला जा सके। अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह का समय देने का आग्रह करते हुए इंटरलोकेटरी याचिका फाइल की है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेसा नियमावली फाइनल नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अवमानना याचिका दायर करने वाली संस्था आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर कुमार माल्तो ने मीडिया को बताया कि पेसा नियमावली बनाने के लिए हाई कोर्ट की ओर से 29 जुलाई 2024 को आदेश जारी हुआ था। हाई कोर्ट ने आदेश की कॉपी मिलने के 2 माह के भीतर नियमावली फाइनल करने को कहा था, लेकिन सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2024 के आदेश के पैरा 12 में लिखा था कि झारखंड के स्थापना के पहले ही संसदीय अधिनियम पेसा 1996 अस्तित्व में था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनने के बाद पंचायती राज अधिनियम 2001 को अस्तित्व में लाया गया, जिसे संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों के सुसंगत नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने प्रो बोनो पब्लिको के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि विधानसभा चुनाव कैबिनेट से स्वीकृति, महाधिवक्ता से विधिक सलाह और विभागीय प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से तय समय के भीतर नियमावली के बाबत आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है। CSP में लूट की घटना में शामिल अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, फिर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लोहरदगा कुड़ू थाना क्षेत्र के सिंजो चौक के समीप स्थित CSP में पिछले दिनों हुई लूटपाट की घटना में शामिल अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी की पहचान बिहार के पटना जिला के दीदारगंज थाना के मोहल्ली गांव निवासी अशोक यादव उर्फ महावीर यादव उर्फ अशोक गोप के पुत्र रोशन कुमार के रूप में की है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधी के पास 2 देसी कट्टा, 2 पीस जिंदा कारतूस, लूटा गया एक मोबाइल फोन सहित 2 स्मार्टफोन और 490 रुपए नगद और अन्य सामग्री बरामद किया है। पुलिस ने अपराधी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस संबंध में लोहरदगा ASP हारिस बिन जमा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि विगत दिनों सिंजो चौक में स्थित एक CSP में हथियार के बल पर 60,000 रुपए, मोबाइल फोन सहित अन्य सामान की लूट करने वाला एक अपराधी फिर से इलाके में हथियार के साथ घूम रहा है और वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। जिसके बाद कुड़ू थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी अभियान शुरू किया गया। छापेमारी के क्रम में कुड़ू थाना पुलिस ने पचंबा पतरा के समीप अपराधी को धर दबोचा। अपराधी के पास से हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद किए गए।
अपराधी से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से साइबर ठगी की कोशिश, जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। प्रोफाइल बदलकर वीआईपी और आम लोगों के साथ साइबर अपराधी लगातार ठगी का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सफल भी हो रहा है। लेकिन इस बार तो साइबर अपराधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की रवि कुमार के नाम पर उनके बेटे और कुछ करीबियों से ठगी का प्रयास कर डाला। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से साइबर ठगी का प्रयास किया गया है। मामले को लेकर के रवि कुमार के द्वारा रांची के साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के द्वारा यह बताया गया है कि साइबर ठगों ने उनकी तस्वीर व्हाट्सएप के डीपी में लगाकर उनके कुछ परिचितों को मैसेज भेजा और उनसे विभिन्न तरह के कारण बताकर 50,000 रुपए मांगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कुछ परिचितों ने जब उनसे संपर्क कर इसकी जानकारी दी, तब उन्हें यह पता चला कि उनकी डीपी लगाकर साइबर अपराधी उनके करीबियों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने रांची के साइबर थाना में कंप्लेन दर्ज करवाई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की कंप्लेंट के बाद साइबर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। अब तक जो जानकारी मिली है, जिस नंबर से ठगी का प्रयास किया गया था वह श्रीलंका का नंबर है। हालांकि साइबर अपराधी कई तरह के ऐप का प्रयोग कर विदेशी नंबरों को दर्शाते हैं। फिलहाल साइबर क्राइम ब्रांच पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि उनके बेटे सहित कई नजदीकी लोगों को उनके डीपी लगे व्हाट्सएप से मैसेज कर पैसे की मांग की गई थी। मामले की जानकारी जब उनके परिचितों के द्वारा दी गई, तब उन्होंने साइबर पुलिस से संपर्क किया कि रवि कुमार के द्वारा साइबर अपराधियों के द्वारा भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट भी साइबर थाना को उपलब्ध करवाया गया है। श्री बंशीधर महोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव का रंगारंग आगाज। कार्यक्रम के दौरान दिखा अव्यवस्था का आलम। गढ़वा बंशीधर महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2 बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इससे पहले नगर उंटारी के गोसाईबाग मैदान में आयोजित बंशीधर महोत्सव के पहले दिन कई कलाकारों ने अपने मधुर गीतों से समा बांधा। पहले दिन इंडियन आइडल फेम सिंगर सलमान अली ने अपने गीतों की स्तुति दी। भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव ने भी अपनी गीतों से समा बांधा। मंच पर आने से पहले डीसी और एसपी ने गायक सलमान अली को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद सलमान अली ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी जैसे गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं सलमान अली के बाद भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव ने भी एक से बढ़कर एक भोजपुरी गीत प्रस्तुत किए। महोत्सव पहले ही दिन प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर अव्यवस्था का भी आलम देखा गया। महोत्सव में लोगों ने समारोह में लगाई गई कुर्सियों को तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। मामले को शांत करने के लिए गढ़वा पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। दूसरे दिन भी इस 2 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहती है। गढ़वा में बंशीधर महोत्सव 2025 में चौथी बार आयोजित किया जा रहा है। कलाकारों को लेकर पहले से ही अंदर लोगों में नाराजगी थी और यह बात प्रशासन को भी पता था। फिर भी अव्यवस्था दिखी, जिसके वजह से हंगामा हुआ। डॉन विकास तिवारी को रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस, कोर्ट से मिली अनुमति। कोयलांचल के कुख्यात डॉन विकास तिवारी को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी। विकास तिवारी को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। दरअसल 2 महीने पहले पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में हुए गैंगवार में गैंगस्टर भरत पांडेय और दीपक साव की हत्या हुई थी। दोनों ही पांडेय गिरोह का संचालन करते थे। कोयलांचल के इलाके में वर्चस्व की लड़ाई में भरत और दीपक मारे गए थे। भरत के परिजनों ने कुख्यात डॉन विकास तिवारी समेत कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पलामू पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कोयलांचल के 2 चर्चित चेहरों को भी गिरफ्तार किया था। अब पलामू पुलिस दोहरे हत्याकांड के नामजद आरोपी विकास तिवारी को रिमांड पर लेने वाली है। चैनपुर के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि दोहरे हत्याकांड में विकास तिवारी को रिमांड पर लिया जाना है। कोर्ट से इसकी अनुमति मिल गई है।
रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की जाएगी। दरअसल पलामू पुलिस गैंगवार के मामले में एसआईटी का भी गठन किया है। एसआईटी में सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद समेत 1 दर्जन के करीब पुलिस अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी इस मामले में अब तक रामगढ़, हजारीबाग, रांची समेत कई इलाकों में छापेमारी कर चुकी है। दोहरे हत्याकांड और गैंगवार से जुड़े हुए मामले में पुलिस को कई बैंक खातों की जानकारी भी मिली है, जिसका डिटेल खंगाला जा रहा है। संथाल में बदला मौसम का मिजाज, गरज के साथ हो रही है हल्की बारिश। जामताड़ा और देवघर में अचानक मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही गरज के साथ हल्की बारिश हो रही है। सुहाने मौसम के साथ वातावरण भी ठंडा हो गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के अन्य भागों में इसका असर देखने को मिल रहा है, मगर झारखंड में मौसम सुहाना हो गया है। जामताड़ा के मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। रात तक मौसम जो सूखा था और गर्मी थी, सुबह होते ही अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही गरज के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले, स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को परेशानी जरूर उठानी पड़ी, लेकिन मौसम के मिजाज बदलने से वातावरण सुहाना हो गया और जो तेज धूप थी उससे लोगों को राहत मिली। मार्च के महीने में ही तापमान काफी बढ़ गया और तेज धूप से धरती भी तपने लगी थी। अधिक गर्मी से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही थी कि अचानक मौसम के मिजाज बदलने से वातावरण में नमी आई है। बताया जाता है कि जामताड़ा का अधिकतम तापमान 35 डिग्री चला गया था, जो कि लोगों के लिए चिंता का विषय था। फिलहाल मौसम में आई तब्दीली से लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। देवघर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली। सुबह से बारिश होने के कारण तापमान में भी काफी गिरावट हुई है, जिससे लोगों को हल्की ठंड की महसूस हो रही है। सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। सुबह से हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को जहां राहत है, तो वहीं कुछ लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अंदेशा जारी किया गया थी कि झारखंड के देवघर, दुमका, जामताड़ा और कोडरमा जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटे तक मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की संभावना है। इसको देखते हुए ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि वज्रपात और मेघ गर्जन के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लें। घने पेड़ या किसी जंगल झाड़ के पास बारिश के दौरान न रुकें। बता दें कि देवघर जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। सारठ, पालोजोरी, मधुपुर, सारवां, सोना राठाड़ी और देवीपुर सहित सभी स्थानों पर सुबह से बारिश के कारण लोग परेशान हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।